हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं मित्रों। हालांकि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से क्लासें नहीं चल रही थी, तो अब मैं फिर से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं बिजी था इसलिए क्लास नहीं स्टार्ट कर पा रहा था, तो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसलिए आप लोग जुड़ें क्लास में। 10th क्लास का प्रतिदिन क्लास के रात के 9 बजे होती है, तो इसलिए आप जुड़ें। अब रेगुलर क्लास चलेंगी, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम भी इधर था, फाइनल 9th क्लास का, तो इधर भी मैंने थोड़ा सा रुक ही गया था। तो देखिए, मैं क्लास स्टार्ट करा रहा हूँ। और ज्योग्राफी का ये दूसरा चैप्टर है ना। वैसे बोले तो यूनिट 1 में ही है ये प्राकृतिक संसाधन। एक तो है बिना नाम के है, नहीं है। डायरेक्ट संसाधन है, भारत संसाधन एवं उपयोग है ना। भारत संसाधन एवं उपयोग, तो वो उसका हो गया है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। और यह प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बाद मैं तुरंत सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है, पहले वो करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले वीडियो जब चलेगी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज जो मैं क्लास का स्टार्ट करवा रहा हूँ, मतलब एक छोटा क्लास के साथ स्टार्ट होगी, ठीक है ना। ज़्यादा देर तक क्लास नहीं चलेगी। आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस चैप्टर से, वही का आज होगा केवल। तो आप जानते हैं कि वैसे प्राकृतिक संसाधन एक छोटा सा चैप्टर है ज्योग्राफी का, क्योंकि यूनिट 1 में ही 5 चैप्टर आता है। तो 5 चैप्टर में छोटा छोटा चैप्टर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन होगा जो बिहार बोर्ड में पूछा होगा। मैं आप लोगों को ना चैप्टर वाइज कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है मैं वो करवा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं प्रैक्टिस इसी तरह से करवाता रहूँगा। और भी दोस्तों से जोड़ने की कोशिश कीजिए मित्रों, ठीक है ना। जितना हो सके दोस्तों के पास जोड़िए, ठीक है। अब जितना ही ज़्यादा जोड़िएगा उतना ही ज़्यादा और भी हमें जुनून से पढ़ाने का मन करेगा, प्रैक्टिस करवाने का मन करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं। और भी दोस्तों को बुला लीजिए, ठीक है। रात के 9 बजे जुड़ना न भूलें, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक कभी अगर 9 बजे आप न जुड़ पाएँ तो बाद में क्लास देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सेव रहती है, वीडियो यूट्यूब पर डली ही रहती है, ठीक है। तो पहला चैप्टर, पहला जो क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है वह कहाँ है? हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में है या उत्तराखंड में? बताइए। सोपानी कृषि प्रचलित कहाँ है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में। बताइए, जल्दी से बतलाने की कोशिश करें। आपके सामने जो ऑप्शन है, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र। तो बतलाइए मित्रों, सोपानी कृषि। देखिए, सोपानी कृषि जो है ना पर्वतीय क्षेत्र में होगी, क्योंकि एक तरह की ना एक सीढ़ीनुमा कृषि भी बोल सकते हैं। सीढ़ीनुमा जो खेती होती है, ठीक है ना, समझ रखिए खेती। तो आमतौर पर तो पथरीली जो एरिया होगा वहीं होगा ना। तो इस तरह की कृषि जो प्रचलित होती है, तब देखिए ना उत्तरी भारत में आप देख लीजिए, जैसे उत्तराखंड हो गया, तो उत्तराखंड ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पथरीली एरिया में आप सिंचाई करने जाइएगा तो क्या होगा, पानी सीधा नीचे ही चला जाएगा। और अगर सीढ़ीनुमा होगा, जैसे ऊंचाई पर होती है तो सीढ़ीनुमा इस टाइप का अगर बनाया होगा, तो कुछ पानी रुकेंगे तो कृषि कर सकते हैं, है ना। संभावनाएं कुछ हो सकती है, तो ये उत्तराखंड में हो सकती है, ठीक है। तो उत्तर एरिया क्या है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, ये सब है ना। हिमाचल प्रदेश कुछ एरिया, और सिक्किम वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश एरिया, ये सब में हो सकती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? देखिए ना, अब देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो था कि सोपानी कृषि प्रचलित है, उत्तराखंड में है। तो 2021 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सिटिंग में आया था क्वेश्चन। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो कितनी बार क्वेश्चन पूछी है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या। आप देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछी है। और इसका आंसर आप टाइप कीजिए, क्वेश्चन नंबर दे करके टाइप कीजिएगा कि 2012 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा, 2020 के भी एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सिटिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो 2022 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सिटिंग में भी हो गया। तो 22, 21, 20, 12, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है और कितना बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, बताइए।
जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप जानते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। प्रत्येक वीडियो में 1 या 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में रहते हैं, तो आप उसको करना ना बोले। जो क्वेश्चन याद नहीं है वो आप लिख लें, ठीक है, और याद कर लें। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है, मतलब दूसरा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए है? 2019 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछा था कि काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए? कपास के लिए है, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? काली मिट्टी जो उपयुक्त है वो किसके लिए उपयुक्त है बताइए। कपास के लिए है, लीची के लिए है, गेहूं के लिए है, या बाजरा के लिए? अब जल्दी से बताइए, काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? बताइए काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कपास के लिए। काली मिट्टी जो है ना उपयुक्त वो कपास के लिए है। ऑप्शन तो है लीची के लिए भी, गेहूं के लिए भी, बाजरा के लिए, लेकिन कपास के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही भी ध्यान रखिएगा। जो मैं साथ में बोलता हूँ ना उसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। आप उसको भी याद रखिएगा, बहुत ही फायदा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आएगी, और देखिए ना कितना बार क्वेश्चन पूछा है। 2011, 2013, 2017, 2019। अब समझ सकते हैं कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बताइए? क्या है? रेगुर मृदा। और इस काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ में है? जल्दी कमेंट कीजिए, अभी तुरंत मैंने बताया, जल्दी बताइए। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ में है? महाराष्ट्र में। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है बताइए? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है, या फास्फोरस है बताइए। 2018 का सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन बताइए कौन? बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है, या फास्फोरस? जल्दी से आंसर कमेंट करें। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो होता है ना, एंड्रीन होता है। क्या होता है? एंड्रीन, ठीक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बताइए। C6 होता है, H6 होता है। यूरिया का बताइए क्या सूत्र होता है? NH2 होता है, CO होता है, NH2 होता है, ठीक है। इसी यूरिया में ना एक एंड्रीन नामक रसायन कुछ मतलब थोड़ा बहुत होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, मेढक की प्रजनन क्षमता जो है ना नष्ट हो जाता है। फास्फोरस का तो पी आप जानबे करते हैं। तो पाँचवा का सी ऑप्शन हो जाएगा। और छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए छठा क्वेश्चन में कितनी बार क्वेश्चन आई है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, या महाराष्ट्र? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? जल्दी से बताइएगा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है ना। अब सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास पुनः स्टार्ट हो गई है, ठीक है। क्लास में बुला करके लाइए दोस्तों को। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। जल्दी से बताइए। दूसरा चैप्टर का ना ज्योग्राफी का प्रैक्टिस अब करवा रहा हूँ, है ना। 3 4 5 वीडियो करवा दूंगा प्रैक्टिस, उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगी। आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस सिलसिले से आपको पढ़ाई जा रही है और टेस्ट लिया जा रहा है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाता है राजस्थान में, मतलब छठा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो समाप्त होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल आज रखे थे, इसीलिए समाप्त हुआ 6 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। अब सब्जेक्टिव करवा देते हैं। बाकी कल फिर क्वेश्चन इससे करवाएंगे हम, 20 को, 30 को, 40 को क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। आज क्लास की शुरुआती है तो आज छोटा ही क्लास रखते हैं, ठीक है, ताकि आप सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। और प्रॉपर रूप से क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं।
यह है प्राकृतिक संसाधन नामक चैप्टर, जो कि ज्योग्राफी 10th क्लास के। और उससे पहले क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है, आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आंसर लिखी है और आप इस आंसर को आप देख सकते हैं। पवन के द्वारा मृदा के क्षय को पवन अपर्दन कहते हैं। पवन के द्वारा मतलब हवा के द्वारा जो मृदा का जो क्षय होता है, टूट के भागता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको ना पवन अपर्दन कहते हैं। क्योंकि पवन के द्वारा अपरदित हुआ मिट्टी तो पवन अपर्दन कहेंगे ना। इस प्रकार के अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। पट्टिया बना दिया जाता है, पट्टिका कृषि हो जाती है, ठीक है ना। पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। मतलब कोई फसल के ना अगल बगल क्या है, मतलब कि एक पट्टी टाइप के, मतलब कि घास बन दिया जाता है, ताकि मतलब ना एक जगह से दूसरी जगह चेंज ना हो सके, मतलब कि है ना। इस विधि में खेतों में फसलों के बीच घास की पट्टी लगाई जाती है, ये है, जिससे पवन के द्वारा मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है ना। जिससे क्या होता है, पवन के द्वारा जो मृदा का अपरदन है, जिससे पवन के अपरदन द्वारा मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है और खेतों की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है, ठीक है ना। यही सब बात है, खेतों की उपजाऊ शक्ति भी क्या होती है, बनी रहती है। यही था क्वेश्चन, ठीक है ना। हमको आशा होगा कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना, और आप बिल्कुल समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। प्रत्येक दिन रात के 9 बजे जुड़े लाइव क्लास में, ठीक है। और आप क्लास का आनंद लें, ठीक है ना। आप रात के 9 बजे आइएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। और प्रत्येक चैप्टर का प्रैक्टिस करवाई जा रही है प्रतिदिन, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। उसके बाद फिर आपका किताब का होगा, पूरा किताब का प्रैक्टिस एक साथ मिक्स होगा, है ना। पूरा सोशल साइंस का मिक्स होगा। इस तरीके से आपको पूरी तरह से तैयार करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।